make sure that even a Ferrari becomes affordable. So guys, thank you for coming to Big Boy Toys. Generally, ऐसे sessions I always do it on my birthday. Tomorrow is my birthday, so today I thought Sunday being a convenient day for all of us, it'll be nice and better. So क्या सुनना चाहेंगे, क्या चाहेंगे, मैं क्या बोलूं? My journey started in the year 2003. So मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया था 2003 में. एंड जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया उससे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है. सो कॉलेज में एडमिशन जब आपको आई गॉट इन एडमिशन इन अ कॉलेज कॉल्ड राय यूनिवर्सिटी. सो वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसके अंदर जो लोग एडमिशन ले रहे हैं वो स्टूडेंट काउंसलर्स बन सकते हैं. सो स्टूडेंट काउंसलर इज बेसिकली हेल्पिंग द institution or the education institution grow. So that was my first job, wherein I started earning 5,500 rupees a month. June. So 2 महीना मैंने, that was the first job. 2 महीना गर्मी बहुत थी मुझे याद है. So या तो अप्रैल में था या मई जून था. So नारायणा से हम मथुरा रोड जाते थे. Used to take about 1.5 hours और गर्मी बहुत थी और बस चलती थी 479 जिस पे जाया जाता था, बिकॉज अगर गाड़ी पे जाते तो शायद इतने का पेट्रोल लग जाता जितने की जॉब थी. सो that was the first job which I did. उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज के अंदर फिएट लेके आया था मॉडिफाई करने के लिए, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी. सो मॉडिफिकेशंस और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ कई सारी होती थी. वी बोथ थॉट कि लेट्स डू समथिंग. सो हमने गाड़ियाँ खरीदी, फर्स्ट कार खरीदी इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से कि यार फिएट और एम्बेसडर क्या रिपेयर करेंगे. गाड़ी खरीद के, इट वॉज एन एक्सीडेंटल कार जो आजकल जिसको हम टोटल लॉस या कैश लॉस भी बोलते हैं फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. कैश लॉस या टोटल लॉस का मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी में रिपेयर का बिल, सपोज एक गाड़ी 10 लाख की है और उसका रिपेयर का बिल 70% एक्सीड कर जाता है तो उसको टोटल लॉस या कैश लॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसको नॉट फिट फॉर रिपेयर. पहली गाड़ी खरीदी, दैट वाज अ फिएट पालियो. उसको रिपेयर करके कि हम रिपेयर करेंगे और उसको ठीक करके बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, बिकॉज हमने ऐसा किसी मार्केट में और कई लोगों को करते हुए देखा था. सो दैट्स हाउ वी थॉट कि हम भी करके देखते हैं, पैसे कमा के देखेंगे. तो पहली गाड़ी खरीदी मेरे ख्याल 70 या 80 हज़ार रुपये की थी. आई थिंक 70,000 रुपीज़ वॉज द फर्स्ट कार विच वी बॉट, विच वॉज द फिएट पालियो. सो जब हमने पहली गाड़ी खरीदी और उसको रिपेयर करने की तरफ चले, सो इट ऑलमोस्ट टुक अस 1 year टू रिपेयर दैट कार, बिकॉज वो डैमेज बहुत ज़्यादा था और हमारे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. सो जब पहली गाड़ी रिपेयर करी फिएट पालियो, 1 साल लगा और उस गाड़ी के ऊपर रिपेयर की कॉस्ट वॉज 2,10,000 रुपीज़. 80 हज़ार की गाड़ी थी, 2,10,000 रुपये ऊपर रिपेयर कॉस्ट लगी और उसके बाद फिर हमने उसको अल्टीमेटली 1 लाख रुपये में बेचा. सो दैट वाज आवर फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन विच वी एक्चुअली डिड. एंड उसके बाद जब पहली 2 गाड़ियों के अंदर 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो हमारा जो मोटिवेशन थी वो बहुत डाउन हो गई कि नहीं यार, आज के बाद मतलब टमाटर बेच लेंगे, समोसे तल लेंगे, लेकिन गाड़ियाँ नहीं करेंगे. सो दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस इंटरेक्शन ऑफ आवर्स. बट उसके बाद हमने फिर सोचा कि यार चल इतना काम कर लिया 1 साल में, बहुत सारे लोगों को मिल लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं. सो पहली जो गाड़ी थी फिएट पालियो, वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा था कि उसने हमारे को बहुत कुछ सिखाया कि रियल मायने में गाड़ी रिपेयर कैसे होती है, रियल मायने में गाड़ी के पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं. मतलब जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, जो हमारी लर्निंग्स उस ट्रांजैक्शन में रही, वो बहुत ज़्यादा हाई थी. So we learned a lot because damage was very high. It was actually a non-repairable car. But हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने रिपेयर कर ली, तो सीखने को बहुत मिला. थर्ड ट्रांजैक्शन हिम्मत मार के हमने करी and then we in the third transaction we made 1,40,000 rupees and that gave us the boost कि हाँ यार अब कमाई हो गई है, अब हम नहीं छोड़ेंगे. सो उसके बाद हमने फिर गाड़ियाँ खरीदनी शुरू करी. फिर होंडा सिटी थी थर्ड कार जिसके अंदर हमने पैसे बनाए. सो क्योंकि इन गाड़ियों में पहली 2 गाड़ियों में लॉस हो रहा था तो लॉस हमारी बेरिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने पहली दोनों गाड़ियाँ, एक राहुल ने रख ली, एक मैंने रख ली, और उसके बाद हमने काम करना शुरू किया, पैसे बनाने शुरू किए. एंड देन 2005, दिस वाज 2003 and 4, 2005 में 26 जुलाई को फ्लड आया था बॉम्बे में. अगर याद होगा, आज तक का बॉम्बे का सबसे बड़ा फ्लड है.
सो वहाँ पे बहुत सारी मर्सिडीज़ डूबी थी, मर्सिडीज़ BMW ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ियाँ डूबी। सो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि हमारे कनेक्शंस ठीक ठाक हो गए थे, हम मेहनत बहुत कर रहे थे, काम दिन रात कर रहे थे, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि हम काम दिन रात कर पा रहे थे और मेहनत कर पा रहे थे बिकॉज़ कॉलेज हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत कराने वालों में से नहीं था। सो हमारे पास टाइम था, प्रॉक्सी लग जाती थी, यार दोस्त अच्छे थे, अटेंडेंस हो जाती थी, हमारा ध्यान काम पे था। साल में लगभग 2-2.5 महीने ऑफ, मतलब हम चले जाते थे कॉलेज और काम हो जाता था कि हाँ ठीक है यार, पासिंग मार्क्स ले आओ बस, ठीक है। एंड शुरू से एक फोकस यही था कि यार काम करना है, बिकॉज़ पढ़ाई करने के बाद भी काम करना है, आज ही काम कर लेते हैं। सो फोकस और शौक़ हमेशा काम के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा था। सो अब आते हैं वापस 25 जुलाई 2005, जब गाड़ियाँ डूबी बॉम्बे के अंदर, तो हमने पहली मर्सिडीज़ ख़रीदी वहाँ से, विच वॉज़ S350। आज भी मुझे याद है, MH04AB 9000। ये S क्लास थी। एंड मेरा S क्लास ख़रीदने का सपना, मतलब इट वॉज़ अ ड्रीम कि मैं 40-45 साल की उम्र तक काम करूँगा और पैसे इकट्ठे करके एक S क्लास खरीदूँगा अपने लिए, बिकॉज़ मेरी सबसे बड़ी ड्रीम कार जो थी वो S क्लास थी। सो गाड़ी पानी में फ्लड हुई, हमने उसको ख़रीदा, उसको रिपेयर किया। पहली इन्वेस्टमेंट मेरे पिताजी ने दी मुझे, आई थिंक 22-22.5 लाख रुपए की वो गाड़ी हमने ख़रीदी थी। उसको दिल्ली लेके आए, बिकॉज़ दिल्ली लेके आना बड़ा सिंपल सा तरीका था उसके ऊपर काम करने का। अगर एक नेचुरल कैलामिटी आती है, अगर बॉम्बे में फ्लड आया है और गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, सो वर्कशॉप की कैपेसिटी उतनी कभी भी नहीं हो सकती है फॉर अ नेचुरल कैलामिटी। सो वर्कशॉप की कैपेसिटी अगर 500 गाड़ियाँ रिपेयर करने की थी और गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी 2000, सो वर्कशॉप प्रॉपरली ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो ये क्या कर रहे थे कि कट कॉपी पे, सारी गाड़ियों में सारी चीज़ें ख़राब हैं, आप इनको चेंज करोगे तो अगर आप यस करते हो हम चेंज कर देंगे, नहीं तो चेक करने का टाइम ही नहीं था उनके पास, इतनी मैन पावर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। सो हमने क्या किया कि हमने चूज़ करी पहली गाड़ी, लेके आए, दिल्ली लेके आए, दिल्ली मर्सिडीज़ पे गए और उसको रिपेयर कराया। मतलब विदिन 30-35-40 डेज़ वो गाड़ी रिपेयर हो गई। और उस गाड़ी को रिपेयर करने के बाद हमने उसको वापस बॉम्बे ही बेचा कोइंसिडेंटली। That was the first Mercedes of our career and the first biggest customer of our career जिन्होंने हमारे से गाड़ी खरीदी। वो सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन थे, मिस्टर दर्शनजीत सिंह। अब वो नहीं हैं, उनके फादर स्टार्टेड पंजाब एंड सिंध बैंक। सो दैट्स हाउ वी केम टू नो आवर फर्स्ट बिगेस्ट कस्टमर, एंड वी एक्चुअली मेड अबाउट 24.5 lakh rupees within 40 days after we bought the car. Our investment was about 22-23 lakhs. Repair cost was on that car was about 3-4 lakhs, and we made 24 lakhs. So that 24 lakhs gave us the capital to buy more cars, क्योंकि हमारे पास 24 लाख रुपए पहले गाड़ी के 22-23 लाख पिताजी ने दिए। उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी खरीदने के लिए 10-1 लाख और दिए। वो दोबारा नेक्स्ट गाड़ी भी 24-25 लाख रुपए के आसपास की थी। नेक्स्ट गाड़ी में हमारे को 10-1 लाख रुपए माय फादर फंडेड अस, एंड उसके अलावा 10-15 लाख रुपए हमने अपने यार दोस्तों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से इकट्ठे किए, मतलब इंटरेस्ट पे। एंड 2 गाड़ियाँ हमारे पास स्टॉक में थी। जब पहली वाली गाड़ी बिक गई, देन वी हैड मोर कैपिटल बिकॉज वी गॉट 50 लाख रुपीज़ आउट ऑफ दैट कार, जिसमें से 23-24 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 23-24 लाख रुपए हमारी कमाई थी। सो जब पहली इन्वेस्टमेंट जब हमारे को और पहली कमाई वापस जब साइकिल होके वापस मिली, देन वी हैड मोर एपेटाइट टू बाय मोर कार्स। तो उसके बाद हमने कोई भी गाड़ी एस क्लास जो डूबी हुई थी पानी में छोड़ी नहीं। वहाँ पे लगभग 17 मर्सिडीज़ एस क्लासेस थी, जिसमें से शायद एक छोड़ के बाकी सारी हमने खरीदी और धीरे धीरे करके पैसे बनाए, कमाई करी। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आप, या फर्स्ट कमाई आपको क्यों ज़रूरी होती है? फर्स्ट कमाई इसलिए ज़रूरी होती है हमारे को कि जब हमारे पास पहली कमाई होती है और वो आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक होता है कॉन्फिडेंस कि हाँ यार अगर लॉस भी हो जाएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में तो मेरे पास मेरी कमाई के पैसे हैं। तो खर्चने ज़रूरी नहीं है, हमारे को संभाल के रखने ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर मैं रिस्क ले सकूं। मैं जितना ज़्यादा रिस्क लूँगा उतना ही बड़ी रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो पहली कमाई हमारे को इसलिए चाहिए होती है बिकॉज हमारे को कैपिटल चाहिए नेक्स्ट काम करने के लिए और हमारे को प्रॉफिट चाहिए रिस्क लेने के लिए। सो कैपिटल एंड रिस्क दोनों चीज़ें, और वो अगर अपनी कमाई की आपके पास कैपिटल है तो आपका रिस्क एपेटाइट भी हमेशा ज़्यादा रहेगा। जब हम छोटी गाड़ियाँ करते थे तो लगभग मेरे पास 6-7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था 1 साल के अंदर।
सो मैंने जब नेक्स्ट रिस्क लिया 20-22 लाख रुपए का, तो मुझे ये लगता था कि यार मैक्सिमम क्या होगा, 5-10 लाख का नुकसान हो जाएगा। सो शॉर्टफॉल तो हमेशा चलेगी। अगर आप अपने से ज़्यादा काम करेंगे, जितनी आपकी एपेटाइट है उससे ज़्यादा काम करेंगे तो शॉर्ट तो चलेगा। सो अक्यूमुलेशन तब होनी शुरू होगी अगर आप एक्सपेंशन बंद कर दोगे। सो एक्सपेंशन जैसे जैसे धंधा बढ़ता जाएगा, हम सारे चाहेंगे धंधा और बढ़े। That's how we are and that's how Indian businessmen are। 2007, तो 2007 के अंदर मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, हैज़ बीन माई पैशन। सो मैंने हर बार कोशिश यही करी है कि यार जो मेरा पैशन है उसके आसपास मैं काम करूँ। सो 2007 में पहली बार सीरीज़ आई थी मोबाइल नंबर की 9999। सो वो सीरीज़ हमारे को पता चला, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर जो कि 9 बार 9 है शुरू में, लास्ट में X है, वो मैंने ख़रीदा 1 लाख रुपए का। और वो 1 लाख रुपए का मैंने नंबर, सो मैंने पूरी बेसिकली एक नंबर पहले अपने लिए ख़रीदा, फिर एक नंबर बेचने के लिए ख़रीदा कि यार ठीक है मैं बेचूंगा। उसके बाद मुझे लगा यार कि एक नंबर अगर मैं ख़रीद सकता हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो नंबर ख़रीदना चाहेंगे। सो मैंने वोडाफोन के साथ हम बैठे, हमने 2007 ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 22 वी इन्वेस्टेड 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ ऑन मोबाइल नंबर्स। कि हाँ यार, अगर 1 करोड़ 180 के आसपास की ये अमाउंट थी जो हमने इन्वेस्ट किया था कि यार वी विल सेल दीज नंबर्स इन द मार्केट। जैसे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम नंबर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन वाज वेरी गुड एंड within a year I think we multiplied our investment to almost 2-3 times of what we invested. This is a gist of how Big Boy Toys have been developed. There's a lot to be done. बहुत थोड़ा सा हुआ है, अभी बहुत कुछ और करना है। I also want to call this company a $1 billion enterprise very soon. So we are working and striving and thriving really hard to make sure that we reach that level. Yeah. So, but any questions you guys have, and anything which comes to my mind, I'll keep expressing it. Mike, please. Then you told that you were the earliest who was rated by the DRI and the ED. Like the night, I want to know that the night experience. Like in the morning you were rated, and that night, how was that passing? And when you won the case after that also. Okay. So that night तो मुझे घर ही नहीं आने दिया था, मैं उन्हीं के ऑफिस बैठा हुआ था। So 26th of April 2011 was my DRI rate, which has been the biggest game changer psychology mentally, मतलब psychology wise, mentally, which I've gone through. But so this is part of our journey. When जब देखिए, अगर आप एक 100 करोड़ के बिजनेस को अगर आप 500 करोड़ पे लेके जाते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट जब आप एक 1 लाख रुपए से 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जब इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट सोचते हैं ये क्या हो रहा है। सो दे डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर दैट, दे वांट टू अंडरस्टैंड। और अगर आप किसी भी चीज़ में रेस में आगे दौड़ोगे तो सरकार तो आएगी, बिकॉज वो चेक करना चाहते हैं कि आप काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट कभी भी ज़िंदगी में कांच के घर मत बनाओ कि आज हमने कांच के घर बना लिए, आज हमारे पास बहुत खूबसूरत घर है और 1 साल बाद नहीं है। So I always say it is good to travel in economy class for the next 3 years instead of traveling first class for the next 6 months और उसके बाद सीधा साइकिल पे या बस पे। So जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना कैपिटल को सेव कर सकते हैं उतना सेव कीजिए, बिकॉज वो है आपको हेल्प करेगी ग्रोथ में। पैसा हर एक चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको मेहनत कर मतलब आगे ग्रोथ लेने के लिए आपको हेल्प करता है। और अगर पैसा आपको हेल्प करता है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम स्पेंड हो टुवर्ड्स योर पर्सनल नीड्स। धंधे में तो ज़रूरत है ही है, जितना ज़्यादा आप धंधा बढ़ाना चाहेंगे उतनी कैपिटल आपको और चाहिए होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी अपनी कमाई की कैपिटल होगी और वो एक्सपेंशन में हेल्प करेगी, वो उतनी ही जर्नी फास्ट रहेगी। जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much, sir, for having us here. Pleasure. My question to you is, like, starting you were doing 4 lakh, 5 lakh rupees car, doing that, and you jumped into a 50 lakh rupees car, right? So how that one big customer you came and you pitched to him? वो jump कैसे? It was not easy, like, for jumping 5 lakh to 50 lakh rupees car, you have experience of that. Right. सो आपका क्वेश्चन ये है कि बाइंग कैसे हुई या सेल कैसे हुई? ओके,
बाइंग करना तो आसान है, सेल्स मुश्किल है। सो कभी भी अगर आपने ट्रेडिंग बिजनेस डेवलप करना है तो आपको आप दो ही चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, एक होती है बाइंग, दूसरी होती है सेल्स सेलिंग। सो आप किसी भी एक चीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हो, बट अगर सेल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो तो परचेज हो जाएगी, नहीं तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अगर आपने परचेज को सपोज स्ट्रेंथन कर लिया और सेल्स को नहीं किया तो माल आपके पास जितना मर्जी सस्ता हो लेकिन बेच नहीं पाओगे। सो हमने चूज़ किया कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, अभी तो बाई चांस बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि हम सेल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, परचेज को बाद में कर लेंगे। बिकॉज परचेज को उसके बाद आप 10 रुपये की चीज़ खरीदते हो, 12 रुपये की बेचते हो, इस 10 रुपये को आप 8 रुपये पे कैसे लेके जाओगे, वो ग्रेजुअली जाया जा सकता है, लेकिन 12 रुपये की चीज़ आप आज बेच पाओ, हम उसको स्ट्रेंथन करें, ये हमारी सोच थी और ये ही मेरे हिसाब से राइट तरीका है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन ब्रो, हमने कैसे किया इस प्रोडक्ट को सेलिंग की तरफ। बहुत बड़ी मार्केट जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट है। हम ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं ब्रांड बनाऊँगा। ब्रांड बनाना सबसे मुश्किल काम है आज के डेट में। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब आज भी पेप्सी, कोका कोला, दीज कंपनीज आर स्पेंडिंग मनी ऑन देयर मार्केटिंग, इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा और आप राइट ऑडियंस पे धीरे धीरे करके भी पहुंच जाओगे तो वो बिकेगा। सो पहला मूवर कौन होगा, पहला कौन आदमी होगा जिसके पास वो प्रोडक्ट होगा, और अगर वो प्रोडक्ट है आपके पास तो कस्टमर भी आपको ढूंढ रहा है और आप भी कस्टमर को ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाता है। सो हमेशा इनिशिएटिव लो, कोशिश करो, आप पहुंच जाओगे। जी माइक ब्रो। So, what was the biggest struggle or problems that you have till now building DBT and how to solve it? So the biggest was 2011 DRI. So हमने जितना मतलब when the search happened on 26th of April, so the demand which department came up with was 1000 crores. मुझे तब ये भी नहीं पता था 1000 crores में ज़ीरो कितने होता है। सो 2 दिन के बाद वो 1000 करोड़ से वो 10 करोड़ पे चली गई। तो ये हमने चीज़ें कभी देखी नहीं थी। तो मेरे पास वकील भी नहीं होता था, मतलब वी नेवर यूज्ड टू हैव अ लॉयर। मतलब इवन टुडे 19 years ऑफ माई करियर वी डोंट हैव अ सिंगल लिटिगेशन विद एनी कस्टमर ऑफ आवर्स। एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब एवरी सिंगल कस्टमर सेटिस्फाइड, वी मेड श्योर दैट एवरी सिंगल कस्टमर सेटिस्फाइड एंड वी डोंट हैव अ सिंगल लिटिगेशन। आज तक हम किसी क्लाइंट के साथ कभी कोर्ट में नहीं गए हैं, कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, कोई FIR नहीं है। तो पहली बार हम तब लॉयर के पास गए कि यार होता क्या है। मतलब मुझे DRI की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी नहीं पता था। सो दैट वाज प्रोबेबली द बिगेस्ट स्ट्रगल एंड दैट मेड अस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज उस टाइम पे मैंने 6 महीना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि मैं इस लिटिगेशन को या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ। क्यों? क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम थी, अगर हम किसी तरीके अगर गलत मतलब नेगेटिव हो जाता या जो सर्च हमारे ऊपर हुई थी अगर हमारे से फर्दर चली जाती तो हमारे सारे कस्टमर्स की गाड़ियाँ DRI वुड हैव पिक्ड अप एंड टेकन विद देम। एंड अगर एक बार हमारे कस्टमर्स की गाड़ियाँ उठ गई होती या दिक्कत आ गई होती तो उसके बाद दोबारा मुझसे कोई गाड़ी नहीं खरीदता। सो मैंने 6 महीने धंधा बंद कर दिया। वी हैड अबाउट 40 odd people at that point of time। 40 में से हम सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोग रिटेन हुए और 32 को हमने बोल दिया कि यार अभी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक वी वोंट बी एबल टू पे सैलरीज ऑफ कोर्स। सो उस दिन तक की सैलरीज हमने सबकी क्लियर करी और सिर्फ मैंने एक ही काम किया अगले 8-9 महीने, लिटिगेशन, मेकिंग श्योर कि एक डिपार्टमेंट मेरे से आगे मेरे कस्टमर्स तक ना जाए। सो एक भी कस्टमर वॉज नॉट अफेक्टेड एवर एंड that gave customers a real good boost about Big Boy Toys कि नहीं यार, we will make sure that nothing goes wrong with our customers because at the end of the day सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप कस्टमर्स को राइट सर्विस दोगे customers will be with you forever। जी, coming to the next question। Hi. Hi। Pattern that you have observed when the customer moves from middle segment to top segment of the cars, what is that one emotion on which customer tries to move to that segment? See, at the end of the day, Creta is also doing the same thing and BMW is also doing the same thing. So it is basically passion for a particular product is what pushes people to spend that much. So let's say if we have to buy a shirt will come in 500 rupees also and it will come in 50,000 rupees also. Just because you're passionate about a particular thing. And not everything is about show off. So
बहुत सारे लोग चीज़ें अपने लिए भी करते हैं बिकॉज शायद एक BMW चलाने में, दिखाने में भी मज़ा आता है, चलाने में भी मज़ा आता है. सो इट इज़ व्हाट आई हैव सीन इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स पैशन एंड शो ऑफ इज़ देयर बट इट इज़ नॉट दैट मच. फर्स्ट इज़ पैशन कि हाँ यार आई वांट टू डू समथिंग एंड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. हाउ विल आई टेल पीपल दैट I've achieved something in life? So those products which probably take you towards or probably take you towards a position wherein you can tell people, yes, I've achieved something. Probably a star on a Montblanc pen. So, अगर आप वैसे शुरू करोगे, because that star is going to cost you 20,000 rupees, so you want to tell people, yes, I can afford a pen worth 20,000 rupees. So that's how a sense of achievement जहाँ पे आ जाएगा. अगर आप आज कोई भी एक प्रोडक्ट जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप बना सकते हो कि हाँ यार ये मेरी अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या ये मेरी अचीवमेंट को दिखा सकता है, तो दैट इज़ व्हाट probably will motivate people to buy that product. So it is passion, hard work, achievement, all put together. Yeah. जी. So as projections say that EV market is going to take over the IC engine market in next 6 to 7 years. How is BBD planning to tap into that market? इसमें मुश्किल क्या है? As in, how are you looking forward to? नहीं, it's a very common question, but इसमें बताओ मुश्किल क्या है? गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो पेट्रोल वाली बेचेंगे, केरोसिन से चलेगी तो केरोसिन वाली बेचेंगे, नारियल तेल से चलेगी तो नारियल तेल वाली बेचेंगे. इट्स वेरी सिंपल. इसीलिए तो हमारे पास हमने कोई मर्सिडीज या ऑडी या BMW की डीलरशिप नहीं ली हुई है. जो बिकता है वो खरीदेंगे और वो बेचेंगे. बहुत आसान है. Industry is going to expect some kind of contribution from BBD also. 100%. 100%. So we've already, अगर आप used car players में से बात करेंगे तो we've already done quite a few numbers. We've sold a lot of hybrids in the past. Yeah. So एक मिनट पहले उनकी बहुत देर से है. Yeah, please. So what was the biggest distraction in this industry? Like when you stepped into this industry in 2003, you were saying that. So what were the distracting factors, and how were that you were not distracted from those factors? So distraction is a topic which takes a lot of your time and you're not able to take a decision, correct? So the biggest distraction over the last, I would not say 2003, we've been very, very focused, but distraction over the last couple of years has been valuation. Yeah. मतलब अब आप अगर नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे काम करे यार. एट द एंड ऑफ द डे मंजिल इंपॉर्टेंट है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब अगर आप तरक्की की बात करोगे, वी नीड टू एंजॉय द जर्नी, येस देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट मंजिल जो अचीव कर जाता है उसका जो रास्ता है वो स्टैम्प हो जाता है कि यार ये वाला रास्ता ठीक है. स्टार्टिंग में BBD में सेकंड हैंड कार्स बहुत भी लगी थी, कॉन्वेंशनल में लॉस भी उठाया था स्टार्टिंग इनिशियल. BBD ने आज तक कभी भी कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं करी है. मैगस कार्स इंपोर्ट करती थी. सो अगेन द सेम थिंग, बट ऑल द कार्स विच वी यूज टू इंपोर्ट, न्यू कार के ऊपर ड्यूटी थी 2010-11, 7, 8, 9, 10, 11 के अंदर न्यू कार पे ड्यूटी थी 109% और यूज्ड कार पे ड्यूटी थी 160%. सो जो हमारा पहला केस भी बना था जो डिपार्टमेंट के साथ, वो यही था कि आपकी गाड़ियाँ जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो यूज्ड कार्स हैं, क्योंकि यूज्ड कार बोल दोगे तो सीधा 50% ड्यूटी बढ़ जाएगी. और न्यू कार मतलब इंपोर्ट यूज्ड कार्स कभी होती ही नहीं थी. मतलब वो आज से 20 साल पहले वाला ज़माना अलग था जब इंडिया में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यूज्ड कार TR पे और बाकी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस उसे क्या कहते थे उस पर आती थी. बट BBD और मैगस हैज़ ऑलवेज इंपोर्टेड ब्रांड न्यू कार्स एंड दैट ईयर वॉज 2007 अप टिल 2011. So only brand new cars. Would be most of the people who are sitting here, everybody likes but none of us own it. Then you can see such cars are affordable in India, and primarily from the point of view of maintenance. I have seen many people having a capacity to buy it, but they don't buy it because the maintenance is too high. And they will be better I only thinking or maybe I prefer to buy a Fortuner or 50 lakh rather than buying a used because the cost of maintenance is very high. That's why the hard one. So when do you see that these cars will become affordable in India as well as come to the used? So
तो अफोर्डेबल तो ये इस कंट्री में अफोर्डेबल तो नहीं होने वाली हैं गाड़ियाँ. मतलब मैंने आज तक किसी भी गाड़ी का प्राइस कभी नीचे जाता नहीं देखा. याद होगा ना 8 लाख रुपए की इनोवा आती थी, आज 25 लाख रुपए से, मतलब 25 लाख से शुरू होती है. सो द कार्स आर नॉट गोइंग टू गेट चीपर. फॉर्च्यूनर फॉर 50 lakhs इज अ लॉट ऑफ मनी यार. मतलब 50 lakhs छोटी अमाउंट नहीं होती है. और for a Fortuner, though they are selling, they are doing numbers, but I don't think so in our country cars are going to get affordable. So the only option is make a lot of money. Yeah, make sure that even a Ferrari becomes affordable. Thank you guys for taking out time. Please be comfortable, and anything you want to ask me in person, I'm available here.